अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मोनी बासर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। और जनाब इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार भी रहे होंगे। तो जनाब दिन का आगाज़ करते हैं खूबसूरत सी बात के साथ कि कभी भी किसी को खुश देखकर या फिर किसी को तरक्की करता देखकर ना हमें हसद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हदीस में फरमाया गया है कि हसद नेकियों को सूखी लकड़ियों की तरह जला देती है और जो नेकी आपने हासिल की है वो उससे ज़ाया भी हो जाती है, जबकि हसद तो इंसान की खुशियाँ भी जला देता है और कई दफ़ा जिससे हसद किया जाए उसको भी जला देता है, मगर हसद करने वाले की तस्कीन नहीं होती है। इसलिए खुशी ज़िक्र इलाही के बाद शुक्रगुजारी और दूसरों की खुशी से हासिल होती है और इसी से ज़र्फ़ भी पैदा होता है। और जब ज़र्फ़ आ जाए ना तो कोई चीज़ आपको ज़ेर नहीं कर सकती है ज़िंदगी में। तो अगर आज के मुआशरे के हवाले से बात करें तो आज मुआशरे में ना ख्वाहिशात और हसद की जो फरावानी है ना, जिसकी वजह से हर शख्स खुशी से महरूम है। यहाँ हर कोई चाहता है कि जो कुछ किसी दूसरे के पास मौजूद है वो सब कुछ बग़ैर किसी मेहनत के उसे भी हासिल हो जाए, या कोई अचानक से ऐसा मामला हो या ऐसी लॉटरी लगे और उसके दिन बदल जाएं। लेकिन परेशानी और गम, उदासी एक फ़ितरी होती है और ये आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। तो गमगीन तो आपको पता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुआ करते थे, मगर उन्होंने कभी भी सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा था। तो इसीलिए हम सबको यही चाहिए कि जो कुछ भी मांगना है हमें अल्लाह से मांगना चाहिए और सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और जो कुछ भी किसी और के पास है उसे हसद करने के बजाय अल्लाह के हुजूर दुआ गो हो कि वही हमें भी अता करे, क्योंकि उसी ने ही आपको अता करना है। किसी इंसान ने आपको कोई चीज़ अता नहीं करनी है या किसी इंसान ने आपसे कोई चीज़ छीननी नहीं है जब तक अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होगी। तो इसलिए आप मेहनत करते जाइए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उसका फल जो है ना वो अल्लाह ही आपको देगा। तो अल्लाह से मांगिए जितना मांगना है, गिड़गिड़ा के मांगिए, खुशी से मांगिए, उससे नाराज़गी का इजहार कीजिए, शुक्र भी कीजिए और सब्र का जो दामन है वो भी नहीं छोड़ना और कभी उदास नहीं होना है अपनी ज़िंदगी में। जब आप उदास हो जाते हैं ना तो तब आप मेहनत करना भी छोड़ देते हैं, फिर आपको लगता है कि सारे रास्ते आपके लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक रास्ता आपके लिए बंद होता है तो 10 और रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। तो इसलिए मेहनत और जो जिद्दोजहद है ना उसको जारी रखना है अपनी ज़िंदगी में और दुआ करते रहना है, बेहतरी की हमेशा दुआ करें और इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते ही जाएंगे। हम भी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और जनाब बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम जनाब तमाम तर मसाइल के हवाले से, सेहत से मुतालिक मसाइल के हवाले से बात करते हैं। तो जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिमाग की रसूली से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद इस मूजी मर्ज़ के बारे में आगाही पैदा करना है। और ब्रेन ट्यूमर को आमतौर पर दिमाग की रसूली भी कहा जाता है और ये दो तरह का होता है। एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है जो शुरू ही दिमाग से होता है और दूसरा जनाब सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, जिसमें जिगर, गुर्दों, छाती और फेफड़े के अमराज फैलकर उनके दिमाग तक पहुंच जाते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर में योमिया हर 1 लाख में से 10 अफराद दिमाग की रसूली की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और पाकिस्तान में ब्रेन ट्यूमर के मरीजों की तादाद में सालाना 13,000 से ज़ायद का इजाफा हो रहा है और इस बीमारी की 120 इकसाम बताई जाती हैं। तो ब्रेन ट्यूमर यूँ तो किसी भी उम्र में हमलावर हो सकता है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे अपने गेस्ट से कि ये बीमारी है क्या, किस तरह इसकी तशख़ीस की जा सकती है, एडवांस ट्रीटमेंट्स क्या क्या आ चुके हैं और जनाब किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जनाब एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए वो देखते हैं। और जनाब ये रिपोर्ट आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई है। अब अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। मोहम्मद अजमल खान हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हैं और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले बताइए ये ब्रेन ट्यूमर होता क्या है जिसको दिमाग की रसूली कहा जाता है? ब्रेन ट्यूमर इनफैक्ट बेसिकली 1 to 2% पॉपुलेशन में पाया जाता है। अच्छा।
जिस तरह आपने पहले बताया कि हज़ार में से 10 लोग, इसी तरह ये लाखों में से कई सौ और कई करोड़ों में से कई हज़ार लोग होते हैं, और ये इसका जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अच्छा। बढ़ने की बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। बेसिकली ये दिमाग के अंदर ना कोई रसोली है, कोई गिल्टी है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। जिस तरह आपने बताया कि ये प्राइमरी रसोलियाँ होती हैं जो दिमाग के अंदर ही पैदा होती हैं और दिमाग में ही रहती हैं। अच्छा। और कुछ सेकेंडरी होती हैं जो इनका असल ट्यूमर तो कहीं और होता है, मतलब जिगर में होगा, गुर्दे में होगा, फेफड़े में होगा, या फिर छाती में कहीं होगा, या गर्दन में और थायराइड ग्लैंड में होगा। तो उससे फिर ये अपनी जड़ें पकड़ते हैं और ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो रसोलियाँ होती हैं, जो ख़ास तौर पे इस तरह की रसोलियाँ होती हैं, ये बड़ी डेंजरस हैं, लाइफ डेंजरस है। हाँ जी। और प्राइमरी जो ब्रेन ट्यूमर हैं, फिर उनके मुख्तलिफ इकसाम्स हैं। कुछ जो होती हैं वो बिनाइन होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये ज़्यादा डैमेज नहीं करती हैं अगर इनको निकाल दिया जाए। अच्छा, ठीक और है। कुछ मलिग्नेंट होती हैं, लोकली मलिग्नेंट। जो मलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, फिर उनकी हाफ लाइफ जो होती है वो कम होती है, वो पेशेंट के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होती है। नहीं, तो इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये रसोलियाँ बनती हैं? इनकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो अभी तक यूँ समझ लें कि इडियोपैथिक है, अननोन है। लेकिन जो माइनर वजूहात हैं उनमें यह है कि फैमिली में टेंडेंसी हो, क्रोमोसोम के अंदर कुछ ऐसी अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि डिटरमिन करता है बंदे के सेक्स को, और माँ से आगे या फैमिली से आगे बच्चों में आता है, बच्चों से बड़ों में। और दूसरी बात यह कि ट्रामा, हेड इंजरीज हो, या फिर स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है इसकी। स्ट्रेस ख़ास तौर पे जो लोग स्ट्रेस में मोस्टली स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या जो डिप्रेशन ऐसी जो रेजिस्टेंट हो जाती है, तो उनमें कुछ ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी बात कर दूं कि रसोली बनती कैसे है। जी। हाँ, ये प्राइम सवाल होना चाहिए। हमारे दिमाग के अंदर जो ना कुछ खुलिये हैं वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं। सही। जब वो शक्ल बदलते हैं तो वो रेप्लिकेट होते रहते हैं बड़ी रैपिडली। जब वो रेप्लिकेट होते हैं तो वहाँ पे गिल्टी नुमा बन जाते हैं, रसोली नुमा बन जाते हैं। और ये मोस्टली ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्सट्रीम वेदर में काम करते हैं, मसलन हीट में काम करते हैं, या स्ट्रेस में काम करते हैं, या फिर रेडिएशन के से एक्सपोज होते हैं, उनमें भी इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि खुलियों के सेल्स जो है उनकी शक्ल बदलती है, तो फिर वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह रसोली का वजूद पैदा हो जाता है, वो रसोली बनना शुरू हो जाती है, ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाई रिस्क पे कौन से पेशेंट्स या कौन से लोग होते हैं खास करके जिनका ये हो सकता है? एक तो वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर पहले से हिस्ट्री मौजूद हो। ठीक है। यानी फैमिली का मतलब ये होता है चाचा मामा, इस तरह जिनका ब्लड रिलेशनशिप हो कोई, ठीक है। उन लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी होती है। या फिर वालदैन हों, ख़ास तौर पे वालदा जो ओबीज़ हों, ओबेसिटी का शिकार हों, या फिर उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हों, लाइक ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, और इस तरह के प्रॉब्लम हो, तो फिर वो बच्चों में वो अबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और फिर मैंने पहले जिस तरह बताया कि जो लोग एक्सट्रीम वेदर से और एक्सट्रीम कंडीशन से दो चार होते हैं, तो उनमें भी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो रसोलियाँ डेवलप हों। लेकिन इसमें क्या कोई एज ब्रैकेट भी आ जाती है कि एज ब्रैकेट का भी कोई हिसाब हो? एज अब इतनी रही नहीं है, अब बल्कि अर्ली रसोली डायग्नोज होना शुरू हो गई है। यानी बच्चों के रसोलियाँ भी मुख्तलिफ किस्म की हैं, बच्चों में भी पाई जाती हैं, वो बच्चों में पाई जाती हैं। अच्छा। बड़ों में, अडल्ट एज में, हर एज में रसोली का प्रोपोर्शन आलमोस्ट सेम ही है। सही। बस अगर कोई थोड़ी सी हम कह सकते हैं सेफ जोन है, वो टीन एजर्स हैं। अच्छा। यंग एज होती है, और फिर इम्यूनिटी बेहतर होती है, एक्टिविटी बेहतर होती है, तो उसमें रसोली जो है वो कम एज में कम पाई जाती है। लेकिन अब देखा गया है कि क्योंकि ग़ज़ा की बड़ी नाक़िस ग़ज़ा अवेलेबल होती है, ख़ास तौर पे कंटेमिनेशन, बड़े टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं हम अपनी जनरेशन को दे रहे हैं, लाइक घी में है, ऑयल में है, सब्जियां आप देख लें किस पानी से वो उगाई जाती हैं, इस तरह की बाकी जितने भी हम लोग बुनियादी चीजें खाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस वजह से फिर वो टॉक्सिसिटी की वजह से फिर रसोली जो है अंदर एक उबाल चल रहा होता है ना, तो बॉडी है हमारी एक, ये तो बड़ी जेंटल ट्रीटमेंट चाहती है। अगर इसके साथ कोई एग्रेसिव हुआ जाए या इसके साथ इस तरह से चीज़ दी जाए, तो वो रिएक्शन तो करेगी ना। तो क्या फिर इसके मतलब साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या आ जाता है इसके अंदर, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स?
रसोली में मोस्टली तौर पे ना हेडेक्स ज़्यादा होते हैं। हेडेक होना, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, या फिर फिट्स का पड़ना जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, वो लोगों में हो जाती है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ना, ब्रेन हमारा बहुत सेंसिटिव है। सही। हर लोब का, हर जगह का अपना एक करेक्टर है, एक फंक्शन है उसका। फंक्शन कर रहा होता है। मतलब अगर फ्रंट में आगे को रसोली है तो वो अग्रेसिव हो जाएगा। बाद लोग उसको अनॉर्मल ट्रीट कर रहे होते हैं, नहीं यार ये थोड़ा गुस्से में रहते हैं क्योंकि इसका कारोबार ठीक नहीं है या ये स्ट्रेस में है। हो सकता है देयर विल बी समथिंग रॉन्ग इन ब्रेन। सही। तो इसी तरह बाद लोगों के बोलने की बोलना बदल जाते हैं, बाद लोग झटके, और इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। और फिर कुछ हार्मोनल्स होते हैं, और वो ख़ास तौर पे मेल में ये कम डायग्नोज होते हैं, फीमेल में जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल मैनिफेस्टेशन आ जाती है। लाइक मेंसेस का इरेगुलरिटी होना, या एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, या फिर डिस्चार्ज फ्रॉम द चेस्ट। तो इस तरह की साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जो ये रसोली की अर्ली साइन सिम्टम्स हैं। सही। लेकिन ये जो आपने कहा है कि सर में दर्द रहना, तो ये सर में दर्द किस तरह का मतलब रहता है? ये मुसलसल दर्द रहता है, ये थोड़ी देर होता है और फिर उसके बाद रुक जाता है? क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे उनको नहीं पता ना, वो इसको आम सर दर्द से भी रिलेट करेंगे, और वो हम लोग ज़्यादातर होता है कि पेन किलर खा लिया और दर्द ख़त्म हो गया और उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो डॉक्टर से भी हम रुजू नहीं करते हैं। तो किस तरह का दर्द हो सकता है जो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाए? अगर दर्द आप पेन किलर भी लें, हाँ जी, और फिर भी दर्द रिलीव ना हो, इसमें सिम्टम्स जो अगर हो ना, एजुकेटेड पर्सन हो या उसको एजुकेट किया हो, तो देखें ही और शी कैन डायग्नोज क्विकली। इसमें पेन एक परसिस्टेंट होता है, और इसकी वेव जो होती है ज़्यादा नाइट टाइम पे होती है, रात को, अर्ली मॉर्निंग में। और इट्स मोस्टली आई कैन से सेफली कि 80 to 85% ये एसोसिएटेड विद द वॉमिटिंग होता है। आपको आपका दिल खराब होता है, नाजिया आता है, या फिर वर्टाइगो, ये चक्कर आना शुरू हो जाता है। और ये पूरे सर में दर्द होगा या हाफ हेड में भी पेन हो सकता है? अमूमन पूरे सर में होता है, लेकिन हाफ में भी हो सकता है, किसी पोर्शन में भी हो सकता है, खास तौर पे पीछे भी हो सकता है, गर्दन में, गर्दन से ऊपर, या सर में दर्द हो सकता है, या आपके आगे फ्रंटल रीजन में हो सकता है। क्योंकि माइग्रेन का भी बहुत ज्यादा लोग है ना, उसको भी फिर इससे कोरिलेट कर देते होंगे कि अगर हमें हाफ सर का दर्द है तो लोग इसको फिर माइग्रेन की तरफ लेके जाते होंगे। ऐसे वो दर्द शकीका के तौर पे भी डायग्नोज करते रहते हैं, या उसको ट्रीट करते रहते हैं। लेकिन पहले इसको रूल आउट कर लेना चाहिए। हाँ। ये एक डॉक्टर की ड्यूटी है, या डॉक्टर का एक प्राइम जॉब है। जब भी कोई इस तरह का मरीज आता है तो वो पहले रूल आउट करता है कि उसके अंडरलाइन कोई काज तो नहीं है इसकी, कि सर दर्द इसको हो रहा है और मुसलसल हुए जा रहा है। ठीक है। तो फिर ठीक भी नहीं हो रहा, उसको चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ भी आती हैं, और फिर उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। वो चिड़चिड़ा हो गया है, वो डिप्रेशन में रहता है, आइसोलेशन ज़्यादा, यानी कि एंटी सोशल हो गया हुआ है। ठीक है। मतलब इस तरह के अगर अर्ली साइंस आप लोग को आ रहे हैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर से रजू करना चाहिए, यही बेहतर आपके लिए हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन से इतना भी करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि इनमें से ख़तरनाक कौन सी किस्म है ब्रेन ट्यूमर की? ब्रेन ट्यूमर अगर जो ही डायग्नोज हो के ब्रेन ट्यूमर है, इसका ट्रीटमेंट जो बनता है अप्रोप्रिएट वो लेना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए, वरना ख़तरा बढ़ता रहता है। जो मैंने पहले बताया था कि बिनाइन ट्यूमर होते हैं, मसलन मेनिंजियोमा है हमारे ब्रेन के अंदर, या अर्ली ग्लायोमा है जिसको ग्रेड 1 ग्लायोमा कहते हैं, कुछ सिस्ट्स होती हैं, पानी की थैलियाँ होती हैं, कुछ रसोली नुमा ट्यूमर होते हैं, लाइक डर्माइड है, एपिडर्माइड है। तो इस तरह के हों तो ये तो लेस ख़तरनाक हैं। अगर तो मलिग्नेंट ट्यूमर हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, लेकिन अब ट्रीटमेंट इतनी एडवांस हो गई हुई है कि मलिग्नेंट ट्यूमर को भी आगे फर्दर साइंस ने डिवाइड कर दिया हुआ है, उनका ख़तरा भी कम कर दिया, उसका इलाज दरियाफ्त किया हुआ है। अगर मलिग्नेंट ट्यूमर है लेकिन वो IDH म्यूटेंट है, तो फिर वो उसकी डायग्नोज आगे फर्दर ट्रीटमेंट के साथ उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। अगर वो नॉन म्यूटेंट है या वाइल्ड टाइप है तो फिर उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है विद ट्रीटमेंट यानी वो ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें से कौन सी किस्म है जो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है, मतलब आपको आपके ब्रेन को भी वो डैमेज करेगी और बाकी ऑर्गन्स को भी आपके डैमेज कर रही होगी? ये वो सेकेंडरी ट्यूमर्स हैं, सेकेंडरी ट्यूमर्स जो जिनकी जड़ें फैलना शुरू हो जाती है, वो बहुत जल्दी डैमेज करते हैं। वो जल्दी जो है मरीज़ को यानी कि टूवर्ड्स द एंड
वो ले चलते हैं। ओके, ठीक है। तो इसका फिर ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, मतलब कौन से स्टेज पे जाके फिर सर्जरी करनी पड़ती है, और जब इनिशियल स्टेजेस पे वो डायग्नोज हो जाता है कि इसको ट्यूमर है, तो क्या फिर ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है? कुछ ट्यूमर है उनकी ट्रीटमेंट तो सर्जरी है कि हम उसको एक्सरसाइज ही करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ट्यूमर है उनकी सर्जरी अब न्यू सर्जरी जो है नई एडवांसमेंट आ गई हुई है। बाज़ ट्यूमर ऐसे हैं जो हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, वो मेडिसिन से ट्रीट होते हैं। अच्छा, लेकिन ये सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, लेकिन ये डॉक्टर जो है वो डिटरमिन करता है कौन सा ट्यूमर है। और कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो छोटे साइज में होते हैं और दिमाग के बड़े सेंसिटिव एरियाज में होते हैं, तो उनकी फिर स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी होती है। हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, अभी गवर्नमेंट सेक्टर में तो कराची में अवेलेबल है। अच्छा। JPMC में, जिसमें गैमा नाइफ है, साइबर नाइफ है, और बाकी हमारे इधर लाहौर में भी मैंने सुना कि आ रही है, आ रही है। अच्छा, आ रही है अभी तक। तो उस सर्जरी में क्या होगा, किस तरह सर्जरी की जाएगी, क्या? हाँ जी, उसमें ना लोकलाइज किया जाता है ट्यूमर को, पिन पॉइंट किया जाता है। तो फिर वहाँ पे ऐसी रेडिएशन दी जाती हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन उसको डैमेज कर देती है, रसोली को बढ़ने नहीं देती, उसकी वास्कुलरिटी ख़त्म कर देती हैं, और उसको आहिस्ता आहिस्ता यूँ समझ लें गाल साड़ देती हैं। तो वो गल सड़ जाती है, तो रसोली वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो वो क्या पूरी सर्जरी होती है, या वो सर्जरी के बगैर रेडिएशन, सिर्फ रेडिएशंस के थ्रू ही उस सर्जरी को जो है वो खत्म कर दिया जाता है? अच्छा, मतलब इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन अभी कराची में भी, लाहौर में नहीं आई है। हाँ जी, अभी कराची में सिर्फ। तो उसके लिए फिर जो बाकी हैं, ये क्या हर किसी में हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक ट्यूमर होगा जिसमें सिर्फ ये कर सकते हैं? जिसमें अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली डायग्नोज हो जाए, ठीक है, छोटी साइज में हो और अर्ली डायग्नोज हो, और फिर ब्रेन की ख़ास पार्ट्स में हो, तो वो रेडिएशन से ही ट्रीट होता है। तो कौन से ऐसे पार्ट में अगर रसोली होगी तो वो सिर्फ सर्जरी ही करके उसको निकाला जाएगा, या जो जड़ों वाली रसोली होती है उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? जो ब्रेन का ना लोअर पार्ट है, ब्रेन को ना दो हिस्सों में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। एक अपर कंपार्टमेंट है जिसको सुप्राटेंटोरियल कहते हैं, एक नीचे वाला कंपार्टमेंट है, इसको इंफ्राटेंटोरियल कहते हैं। जो इंफ्राटेंटोरियल है ना, वो बड़ा वाइटल है एज कम्पेयर टू सुप्राटेंटोरियल। अच्छा। वाइटल तो सारे ही है, वो ज़्यादा है, वो हमारे सांस से ताल्लुक़ रखता है, हमारे दिल की धड़कन से, हमारे ये खाने पीने से, हमारे इनके जो फंक्शन ज़्यादा वहाँ पे वो कंसाइज हो जाते हैं। अगर वहाँ की रसोली हो तो फिर से अगर छोटी हो तो वो सबसे पहले रेडियो सर्जरी से ट्रीट हो सकती है। अच्छा। और फिर उसमें मैं बताता चलूँ कि मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़, ब्रेन स्टेम के रिलेटेड हो रसोली, CT एंगल में हो या पाइनियल रीजन में हो, इस तरह की रसोलियाँ हो, या कोर ऑफ द ब्रेन की रसोलियाँ हो, तो फिर वो रेडियो सर्जरी से बेहतर ट्रीट हो सकती है। ठीक है। और ये जो जड़ों वाली रसोली होती है, उसके लिए फिर ट्रीटमेंट सर्जरी ही करनी पड़ती है? हाँ जी, उसके लिए एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये रसोली वाकई जड़ों वाली है। अच्छा। बाज़ का ऐसे भी होता है, रसोली का जो असल जो प्राइम फोकस होता है वो कहीं और होता है, लेकिन क्योंकि पेट बड़ा है, हाँ, वो उतनी जल्दी सिम्टम नहीं देता। ब्रेन इसलिए जल्दी सिम्टम देता है क्योंकि ये कम्पैक्ट ऑर्गन है, एक छोटी सी कैविटी में है ना इधर, जी, तो इसकी सिम्टम फ़ौरन से आ जाते हैं। तो इस वजह से वो तो डायग्नोज नहीं होता, ना मिलता है, तो ब्रेन वाला कम्पैक्ट ऑर्गन से उसकी बायोप्सी लेके तो उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि ये रसोली किस नौयत की है, कि जड़ों वाली है। और फिर जड़ों वाली रसोली की, जैसे मैंने पहले बताया, कीमोथेरेपी से आगे फर्दर डिवाइड होगी हुई है, तो ये बड़े इनके मतलब एडवांस ट्रीटमेंट आ गया हुआ है कि जनाब अब आप बगैर सर्जरी के भी जो रसोली है उसको वो करवा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वो ख़त्म हो सकती है। डॉक्टर मोहम्मद अजमल ख़ान हमारे साथ मौजूद थे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं न्यूरो सर्जरी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब वर्ल्ड ट्यूमर डे आज मनाया जा रहा है, ब्रेन ट्यूमर डे आज मनाया जा रहा है, जिस हवाले से हमने बात की है, ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाने की कोशिश की है। और अब आगे बढ़ते हैं। सेहत का ख्याल रखना जनाब बेहद ज़रूरी है, तो योगा हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज के योगा की टिप्स उनसे ले लेते हैं। जी योगी नईम साहब, बताइए क्या आज बताने वाले हैं आप हमें? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग लेज़ीनेस। सुबह उठ के जो सुस्ती होती है, उठने को दिल नहीं चाहता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑफिस जाने से पहले अगर आप सुस्त हो जाते हैं या आप किसी भी काम में मसरूफ़ होने से पहले अगर सुस्त हैं, तो वो काम आपका प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी। और जितने आप
एक्टिव होंगे उतना ही काम भी आपका अच्छा होगा, उसमें खूबसूरती भी होगी, ऑफिस में काम करने का दिल चाहेगा। तो आज हम योगा के ज़रिए से अपनी जो मॉर्निंग लेज़ीनेस है इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस पे हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ टिप्स देंगे आपको। होता क्या है कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी अगर नींद पूरी नहीं हुई, अब सवाल ये पैदा होता है कि नींद पूरी क्यों नहीं हुई, 8 घंटे सो लिया, 9 घंटे सो लिया, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ जी, अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग है आपके दिमाग में, और रात भर आप सोचते सोचते सो जाते हैं या मोबाइल फ़ोन देखते देखते सो जाते हैं, तो सुबह उठ के कभी भी आप फ्रेश नहीं हो सकते। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि बेड पे जाने से पहले 1 घंटा पहले आपने मोबाइल को साइड पे रख देना, साइलेंट करके। मोबाइल आपसे दूर हो, आपने अपने साथ नहीं रखना सोते हुए मोबाइल को। अगर आप मोबाइल फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं या सोते हुए मोबाइल को देखते आप आंखें बंद हो जाती हैं, थक जाती हैं, तो वो वाली नींद आपको कभी भी सुबह फ्रेश नहीं उठा सकती। आपने करना यह है कि एहतियातन 1 घंटा पहले आपने सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले आपने फ़ोन साइड पे कर दिया। अब सोने से पहले कुछ काम करना है आपने, जिसकी वजह से आप सुबह डीप स्लीप में पहुँचे होंगे और सुबह फ्रेश उठेंगे आप। आपने आंखें बंद करनी हैं और खोलनी है, आंखें बंद करनी है और खोलनी है। 1 सेकंड आपने आंखें बंद करनी है, 1 सेकंड खोलनी है लेटे हुए। ये आप कोई 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, इसको जितना आप आसानी से कर सकते हैं इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके असरात आपको सुबह में नज़र आएंगे कि सुबह आपकी नींद पूरी हुई होगी, आप डीप स्लीप तक पहुँचे होंगे, तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे। अब सुबह उठने के बाद क्या करना है आपने? सुबह उठने के बाद अगर आप सुबह आपकी आँख खुलती है, उठने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप अपने बाजुओं को क्रॉस में कर लेंगे, लेटे हुए ऐसे शोल्डर्स के साथ क्रॉस कर लेंगे। योगा ये कहता है कि इंसान की राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड नेगेटिव है। जैसे 2 तारें टच करें तो क्या होता है, एकदम एक शॉक निकलता है, जैसे स्पार्क होता है। तो योगा ये कहता है कि अगर आप क्रॉस करते हैं तो इससे भी वही आपके अंदर एनर्जी आती है, आप एकदम आपको झटका लगता है और आप फ्रेश होना शुरू हो जाते हैं, आपका दिमाग जागना शुरू हो जाता है। राइट साइड आपकी पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड नेगेटिव। ठंडी गर्म तार वाला साहब है ये। तो हम इसको लेटे हुए कैसे करेंगे कि आप अगर फ़र्ज़ करें बेड पे लेटे हुए हैं, आप आराम कर रहे हैं, तो आपने करना ये है कि लेग्स चाहे फोल्ड कर लें चाहे सीधी हों, जैसे आप इजी फील करते हैं। आप उठे, आपकी आँख खुली, आपने करना ये है कि आपने ऐसे शोल्डर के नीचे अपने हाथों को लेके लेट जाना है और ऐसे लेटे रहें आप। मैक्सिमम 5 मिनट्स आपको लगेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। ओनली 5 मिनट्स। ये आपको ऐसे लेटने से इतना फ़ायदा होगा कि आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। और इसके बाद फिर आप जो है अपनी लेग्स को हल्का हल्का फोल्ड कर लें, एक एक करके, 1 बाय 1। थोड़ा रुकें, स्टे करेंगे यहाँ पर। आप अपने घुटने को पकड़ के यूँ खींचें और सीने की तरफ रोक लें, जितना टांग को हल्का रखते हुए, ज़ोर नहीं लगाना, बहुत हल्के अंदाज में रोक लें। और फिर आप दोनों घुटने इकट्ठे स्ट्रेच करके रोकें, यहाँ स्टे करें, फोल्ड करें, थोड़ा स्टे करें और फिर वापस। और फिर दोनों बाजू खोल लें और हल्का हल्का ट्विस्ट कर लें दोनों साइडों पे। देखना अपोजिट साइड पे है, घुटनों को जिधर लेके जाना है उसके अपोजिट देखना है आपने, ताकि थोड़ा ट्विस्ट आ जाए। ये आप 5 टाइम कर लें। अच्छा, फिर उठते वक्त आपने ये चेक करना है कि आपकी कौन सी नाक से सांस ज़्यादा आ रही है, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। जिस साइड से आपकी सांस ज़्यादा आ रही है उस करवट को लेके आप टर्न करके उठ जाएं, जिस तरफ से आपकी सांस ज़्यादा आ रही हो। बहुत अच्छा है कि सुबह आप उठें तो आपकी राइट साइड एक्टिव हो। ये फिट तरीन इंसान जो है, जो फिट जिस्म है, वो सुबह उठते उसका राइट नॉस्ट्रल खुला होता है, इससे सांस ज़्यादा आ रही होती है। तो राइट साइड से अगर आपकी सांस आ रही है तो राइट करवट लेके उठ जाएं, और लेफ़्ट साइड से अगर आपकी सांस आ रही है तो लेफ़्ट करवट लेके उठ जाएं। अब दूसरा अमल ये करना है कि आपने बेड से नीचे पाँव कौन सा पहले रखना है। जिस साइड का आपका नाक ज़्यादा खुला हुआ है, जिस साइड से सांस ज़्यादा आ रही है, उस पाँव को ज़मीन के ऊपर आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए पहले जमाएं। ज़मीन के ऊपर, चप्पल में नहीं, ज़मीन के ऊपर आप उसको अटैच करें, अपनी बॉडी को अटैच करें। जो हम डिटैच थे उसको अटैचमेंट में लेके आएँ। आप उस पाँव को नीचे 5 सेकंड 10 सेकंड टच करके रखें, फिर दूसरा पाँव नीचे लेके आएँ। अगर आप ये थोड़े से टिप्स अपना लेते हैं तो आप दिन भर एक्टिव रह सकते हैं, आपके सारे काम बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे।
बात करते हैं हम कल पेश होने वाले बजट के हवाले से, और अगर बात की जाए मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल की, तो इस वक्त ये बजट इसलिए भी बहुत अहम है कि मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, और जिस तरह मई का महीना सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम पर मबनी रहा और मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया समेत पूरी कौम की नज़रें इस दौरान लम्हा ब लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल पर जमी रही थी। ताहम अब सब एक पेज पे पाकिस्तान को दरपेश बिलाशुबा सबसे बड़ा जो एक बहरान है, कुछ देर के लिए मीडिया की तवज्जो से तो दूर हुआ, जिसके असरात हर रोज़ आम आदमी को झेलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में मई में महंगाई की शरह रिकॉर्ड जो है वो 38% तक जा पहुंची थी, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद आइंदा महीनों में इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। और ऐसे में आवाम के जहन में यही सवाल है कि क्या आने वाला जो बजट है आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगा। इस वक्त पाकिस्तान को IMF से कर्जे की किस्त कई माह की बातचीत के बावजूद भी नहीं मिली है, और इस हवाले से ताहाल एक डेडलॉक बरकरार नज़र आ रहा है हमें। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया, और जिसके बाद आवाम का तो हमें मिला जुला सा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, लेकिन ताजर रहनुमाओं की जानिब से मुखालफत की गई है। और अब उन हालात में हुकूमत 9 जून को पेश होने वाले बजट IMF की फंडिंग के बगैर पेश करने जा रही है। तो ये बजट कैसा होगा, इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब हैं, जो कि हैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। काशिफ साहब, कल सबकी नज़रें हैं बजट के ऊपर कि बजट आने वाला है, जुम्मा भी है और बजट भी है, तो क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं बजट कैसा आएगा, आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी और गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि इन मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने की, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, डिवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप नहीं रिलीफ देंगे तो बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे। इंडस्ट्री बंद हो रही है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए उस तरह से फैसिलिटीज़ को देना, क्योंकि अगले साल में टैक्स का टारगेट भी एक बहुत बड़ा टैक्स का टारगेट रखा गया है 9,200 अरब रुपए का के, और पिछला जो 7,500 के करीब था वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इन हालात में जब इंडस्ट्री नहीं है, लोग नौकरियों से निकल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क से जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, इंडस्ट्री लग नहीं रही, तो उन टारगेट्स को पूरा करना शायद फिर ये होगा जो हर साल होता है कि एग्जिस्टिंग जो नेट के अंदर लोग हैं या जिनके ऊपर विद होल्डिंग्स के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और कुछ ऐसे हुकूमत इक़दाम करे जिससे आम आवाम को रिलीफ हो। एग्जैक्टली, मतलब इतना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है आवाम के ऊपर, ये सारी जितनी भी सूरत हाल, पॉलिटिकल सूरत हाल भी चल रही है, उसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी नहीं आती जा रही है, स्टेबल नहीं हो पा रहे। कोई भी कारोबार हो, आपको पता है इंडस्ट्रीज़ भी बंद होती जा रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, रोज़ जो है एक बंदा बेरोज़गार होता है, एक नहीं मेरे ख्याल से हज़ारों लोग बेरोज़गार होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो IMF के बगैर, उनके कर्जे के बगैर क्या ये बजट लाना फ़ायदेमंद हो सकता है? बिकॉज वो लोग 9th रिव्यू में है और वो रिव्यू ही करते जा रहे हैं, अभी हमें पैसा नहीं वहाँ से मिल रहा, कर्जा नहीं वहाँ से मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF हमें ये कहता है कि अगर आपकी किटी के अंदर पैसे नहीं हैं तो आप सब्सिडीज़ ना दें। अगर आपकी किटी में पैसे नहीं हैं तो आप अखराजात ना करें, सही। आप डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करें, आप टैक्स बेस को ज़्यादा करें, आपके जो डेफिसिट्स हैं आप उनको रिड्यूस करें, आप शाह खर्चियाँ ना करें। अब बात यह है कि और जो दूसरा सबसे बड़ा मसला हो गया कि जब स्टाफ लेवल पे हमारा एग्रीमेंट होता था तो हमें जो फंड्स थे वो रिलीज़ हो जाते थे। अब हमारी पिछली हुकूमतों की वजह से जो ट्रस्ट का एक फैक्टर जो वो हम पे ट्रस्ट करते थे वो अब नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अब आप पहले इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद हम आपकी जो रिलीज़ करेंगे फ़ंड को।
तो इस वजह से हमारा 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेंच आना था वो रुक गया है, वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब बात ये है कि क्या हम इस बजट को IMF के बगैर कर सकेंगे? अल्टीमेटली जी गवर्नमेंट ने बजट देना है, तो गवर्नमेंट के पास कोई तो एक प्लान भी होगा कि अगर IMF पैसे नहीं देगा तो फिर हमने क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे। क्योंकि देखें बजट तो यही है ना, इज़ अ फोरकास्ट कि हमने अगले साल में इनकम कैसे करनी है, हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को जनरेट करना होगा और हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उन पे हमारा एक बहुत बड़ा पैसा जा रहा है, उनको प्रोडक्टिव करना होगा, उन्हें प्राइवेटाइज करना होगा। हमें कुछ ऐसे एवेन्यूज़ को जनरेट करना होगा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स की डिक्लेरेशन दें, कैपिटल्स की डिक्लेरेशन दें, क्योंकि इस वक्त किटी में पैसा चाहिए है। तो हमें फ़ॉरेन अपने पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स को रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप पैसा ज़्यादा भेजें। देखें हमारे एक्सपेट्रिएट्स ने तकरीबन पिछले साल 22 बिलियन डॉलर के करीब भेजा। अगर हमारे एक्सपेट्रिएट्स पैसा ज़्यादा भेज देते हैं उससे भी हमें एक रिलीफ मिलेगा। हमारे यहाँ से कोई डिक्लेरेशंस अनाउंस हो जाती हैं उस पे मिलेगा। फिर हमारा एक इनकम टैक्स का सेक्शन है 111, वो ये कहता है कि अगर आप 50 लाख रुपए तक बाहर से कोई अमाउंट फॉरेन करेंसी में मंगवाएं और आप उसको सरेंडर कर दें और रुपये में आप वो पैसा लें तो उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा, हमें उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैं ये आई एम नॉट प्रो एमनेस्टीज, मैं ग्रे इकोनॉमी को वाइट में करने के हक में हूँ, लेकिन ये नहीं चाहता कि हमें हर दफ़ा करना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त इस लहज पे खड़े हैं कि हमें पैसा इसकी ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर देखें, अगर हमने कर्जे की किस्तें देनी हैं और कर्जे की किस्तें हमने कर्ज लेकर देनी है तो ये कोई मुनासिब सी बात नहीं है। हमें इस भंवर से बाहर निकलना होगा और उसके लिए हमें स्ट्रेटजीज़ बनानी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो अब हर जगह पे एक बात कर रहा हूँ कि आवाम से ज़्यादा ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो भी मुल्क के अंदर हो रहा है उन्हें इस बात को गारंटी करना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाए, किसी के आने या किसी के जाने से हमारी इकोनॉमी का पहिया डीरेल नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी का पहिया चलना चाहिए और हमें अपने मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि जो आपका अपना पाकिस्तानी मुल्क से पैसा बाहर निकाल रहा है, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपका पैसा बाहर निकल रहा है, इन हालात को हमें रोकना होगा। और ये देखिए, अगर हमने अपनी इकोनॉमी को वापस भी लाना है रेल के उस पर ट्रैक पे, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इट विल टेक टाइम। आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी, आपकी पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी होगी। अब मैं एक अगर छोटी सी बात करूं कि कल अगर बजट आ रहा है तो क्या कल ये पूरे साल में यही बजट होगा? नहीं, उसके बाद बहुत बजट आ चुके हैं, उसके बाद फिर मिनी बजट आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट। आपके पास तो ये पता ही नहीं ना कि आपने अगले साल में प्लानिंग कैसे करनी है। आप पिछले कुछ माह पहले सेल्स टैक्स का रेट 17% था, उसको 1% बढ़ा के 18 कर दिया। अब कल को आप बिजली को बढ़ा दें, फ्यूल को बढ़ा दें, टैक्स को बढ़ा दें, हमें तो पता ही कुछ नहीं है। तो जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती तो फिर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी उस तरह से नहीं आती। और जो पिछले माह हमारे मुल्क में हुआ और जो इमेज गया, क्या उस इमेज में कोई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी? नहीं होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपना जो परसेप्शन है उसको बहुत पॉजिटिवली बाहर भेजना है कि हमारा फ्रेंडली माहौल है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान का जो बाहर इमेज जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा, उसको भी अच्छा होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हों कि लोग अब पहले तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी इस मुल्क में इन्वेस्ट करें और फिर जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो गैर मुल्की हैं, वो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन डॉलर भी तो देखें ना आप, वो भी दिन ब दिन उसमें इजाफा ही हो रहा है, उसकी कीमतों में इजाफा, हमारी रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है। तो क्या उसमें भी बेहतरी आ सकती है? कोई ऐसी पॉलिसी लेके आई जा सकती है? जी देखें, अब हमारा जो रुपी डिवैल्यू हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह ये हुई कि हमारी किटी के अंदर पैसे नहीं है। हमारे पास बैंक्स के पैसे मिला के और स्टेट बैंक के पैसे मिला के शायद 9 बिलियन डॉलर्स के करीब हमारे पास पैसे हैं। हमारे पास असूली तौर पे 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे आपके पास किटी में होने चाहिए, हमारे पास नहीं है। दूसरा, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमें हर रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है।
हत्ता कि हमें फ्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें बिजली बनाने के लिए जो फ्यूल है उसको भी इंपोर्ट करना है, हमें गैस का भी तो करना पड़ता है, हमें एलएनजी को इंपोर्ट करना है, हमें ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ जाना है। मैं उसकी मिसाल अब ऐसे देता हूँ, अगर आपने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो जितने आप हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए। हम सोलर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, जो नेट मीटरिंग का रेट है उसको हमें ज़्यादा बढ़ाना होगा। हम 19 से 20 रुपए दे रहे हैं नेट मीटरिंग पे, हमें उसको बढ़ाना होगा ताकि लोग सोलर की इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं, स्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं करती, और सोलर की बिजली प्रोड्यूस करके आप ग्रिड में देते हैं। तो जब हम ऐसे एवेन्यूज़ को क्रिएट करेंगे कि स्टेट का प्रेशर अवाम ले ले, तो इससे बेहतर बात और क्या है। तो अल्टीमेटली हमारा फ्यूल कम इंपोर्ट होगा, हमारे ऐसे रॉ मटेरियल्स देखें, दिस इज अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपको इंडस्ट्री यहाँ पर लगानी होगी, जो रॉ मटेरियल्स आपके मुल्क के अंदर नहीं बनते उनको यहाँ प्रोड्यूस करना होगा। और देखें, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ ये हुआ कि हमने कर्जा लेकर नॉन प्रोडक्टिव जगह पे लगा दिया, उसने इनकम को जनरेट नहीं किया। अगर एक फैक्ट्री वाला कर्जा लेता है, नई मशीनरी लगाता है, तो वो इस दिमाग से लगाता है कि जब अगर मैं ये एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ तो कल को जो रेवेन्यू जनरेट होगा ये एक्सपेंडिचर वहाँ से मीट होगा। तो हमने मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हमें वाटर रिजर्वॉयर्स पे जाना था, हमें पानी से बिजली प्रोड्यूस करनी थी, हमें डैम्स बनाने थे। अब जो हमने $30 बिलियन का लॉस किया इन फ्लड से, बिल्कुल सब खत्म हो गया, समंदर में गिर गया, हमने तो उस पानी को भी नहीं बचाया। तो अब फिर सैलाब आया हुआ है। अब जब सैलाब आएगा, हमें इस पानी को, अल्लाह ताला ने जो हमें ये नेमत दी है, हम वाटर स्केर्स कंट्री होने को जा रहे हैं, वाटर हमारा जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है, लेकिन हम पानी नहीं बचा रहे। तो हमें कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स करने हैं, हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिसका हम बार बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के एक एजेंडे को फाइनल करना होगा कि हमने अगले 15 से 20 साल में क्या करना है। यही तो मसला है ना काशिफ साहब, कि हम आगे की नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि अच्छा 2 महीने की पॉलिसी बना ले, 3 महीने की पॉलिसी बना ले, या जब तक हमारा टेन्योर है हम तब तक पॉलिसी बना ले, अगला जो आएगा वो अपना खुद देखेगा। ये मेरे ख्याल से ये चीज़ बिल्कुल होती है। ठीक कह रही हैं। ये तभी पॉसिबल है। देखें, बाहर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, किसी भी गवर्नमेंट के आने या जाने से उसकी पॉलिसी चेंज नहीं होती। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर 5 साल के बाद गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो हम शुरू से शुरू कर देते हैं। शुरू से शुरू नहीं करना, हमने उसको कंटिन्यू करना है कि इसको हमने पॉलिसी को आगे कैसे लेके जाना है। तो ये तभी मुमकिन है जब ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स एक पेज के, देखें, अगर हमारी अभी एक मशावरत हुई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एक पेज पे बैठे हुए हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगले आने वाले सालों का फैसला करना है कि हमने इस एजेंडे को फॉलो करना है, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, हमने ऐसे लेके चलना है। तो देखें, वो फैसला करें, अवाम ने तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है। तो अवाम तो इम्प्लीमेंट करवाती है, कर रही है। अवाम तो ना भी चाहे तो उसे इम्प्लीमेंट करना है। देखें ना, हर चीज पे अवाम जो है वो चुप करके मान ही रही है ना। देखें, अल्टीमेटली अवाम ने मानना है, एक ऑप्शन मौजूद रहता है कि मानना ही है, मानना है। और हमें देखें, और मैं तो ये कहता हूँ, हमें स्टेट की बात को मानना चाहिए, हमें स्टेट के साथ चलना चाहिए है। और स्टेट को, क्योंकि स्टेट एक माँ का दर्जा रखती है और माँ कभी भी अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जाती। तो वो अल्टीमेटली हमें स्टेट का साथ देना है। फिर वही बात है, पॉलिसीज, प्रायोरिटीज, स्टेक होल्डर्स को मिल के फैसले करने हैं इस मुल्क के लिए। अच्छा, ये जो रोज वेलेट होटल को जो लीज पे दिया गया है, 3 साल की लीज पे, ये कितना अच्छा फैसला है। देखिए, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स, मैंने क्या कहा, जो अर्न नहीं कर रहे या जो इनकम हमसे ले रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उनको ऐसी जगह पे लाकर ज़रूर प्राइवेटाइज करना चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। मैं तो इसको छोड़, मैं तो तमाम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो इस वक्त नुकसान में चल रही हैं, उन्हें भी प्राइवेटाइज होना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान को देना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान से लेना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके मुलाजिमीन को निकाल दें, मैं ये भी नहीं कहता कि आप उनको बंद कर दें, लेकिन आप उन देखें, वो मुलाजिमीन भी तो पाकिस्तानी हैं। अगर वो बेरोजगार होंगे तो हम बेरोजगार होंगे, हमारा नुकसान होगा। तो हम उसको इस तरह से चलाएं कि वो जो मुलाजिमीन हैं वो बीच में एडजस्ट हों और
कारखाना बंद करके उन मुलाजमीन को तनख्वाह देने से बेहतर नहीं है कि उस कारखाने को चलाएं। हाँ। चाहे हमें आधे मुलाजमीन चाहिए, अभी तो हम किटी से दे रहे हैं, तो वो कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे अपने हिस्से का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन मुलाजमीन को भी चाहिए कि वो स्टेट के साथ बैठें और उन प्रोजेक्ट्स को प्राइवेटाइज करने के लिए कोई पॉलिसी बनाएं। इट इज़ ना, अब ये सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, हमारा मुल्क इस जगह पे आ गया है, हाँ, अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें अपने मुल्क के लिए फ़ैसला करना है, हमें अपनी ज़ात से बाहर निकल के फ़ैसले करने हैं। लेकिन अब ये जो रोज़वेल्ट होटल को लीज पे दिया गया, इससे हमारे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, डॉलर्स आएंगे? देखें, अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, बंद था, हम अगर उस पर एक्सपेंडिचर फिक्स्ड कॉस्ट उस पर दे रहे थे, तो वो अल्टीमेटली अगर हमें कुछ ना भी दे, हमसे लेगा भी तो कुछ नहीं, एट पार भी आ जाए। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आप रोज़वेल्ट होटल की बात कर रही हैं, मैं अगर पाकिस्तान स्टील मिल की बात करूं, जो बंद कर दी, लेकिन उस पे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, चले कम से कम उसको इस लहज पे ले आइए कि अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं भी करती, अपना खर्चा उठा ले, एट पार आ जाए, ताकि वो जो टैक्स का पैसा जो अवाम पे लगना है, अवाम की सेहत पे लगना है, तालीम पे लगना है, रोजगार पे लगना है, वो पैसा आपके उस जगह पे लगे, वो पैसा वहां ना चला जाए। क्योंकि इस वक्त हमारा हाल ये है कि हम एक ऐसे ड्रम के अंदर पानी डाल रहे हैं जिसके नीचे सुराख हैं, तो हमें उन सुराखों को बंद करना है, फिर वो हमारा ड्रम भरेगा। ये सोचने वाली बात है कि अब मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस बात को डिस्कस करना आसान है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के लिए जा रहा है, लेकिन मैं इस बात को सोचकर कांप जाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान हो गया, फिर हम यहाँ नहीं बैठे होंगे, हम प्रोग्राम्स नहीं कर रहे होंगे, हमारे पास बिजली नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है, हमें डिफ़ॉल्ट की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे सोर्सेज और ऐसे एवेन्यूज़ को क्रिएट करना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान जो एक ख्वाब था कि हमने उसे एशियन टाइगर, अब तो हम ये कहते भी नहीं है कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है, तो पाकिस्तान का एशियन टाइगर बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो नई पॉलिसी आई है मार्केट क्लोजर की, जो 8 बजे बंद कर दिया जाएगा, और ये प्रोग्राम किया गया है कि बिजली की बचत होगी, तो इस पे अवाम का तो रद्द अमल मिला जुला सा है, जो ताजर बरादरी है वो बेचारी बड़ी मुखालिफत इसका कर रही है। क्या पहली बात तो ये है कि हमें स्टेट की बात को मानना चाहिए। दूसरी बात, स्टेट को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मशावरत करके ये फैसला करना चाहिए। अगर हम क्या कहते हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी क्या कहते हैं, हमारी स्टेट से नाराज़गी क्या होती है कि आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके हमसे उस पर मशावरत करते हैं। हम ये कहते हैं आप पहले मशावरत करें, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करें। और एक और बात बहुत ज़रूरी है कि स्टेट को अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कट करना है। जब मैं अपने मुलाजमीन को ये कहूँगा कि कफ़ायत शारी करें और मैं खुद कफ़ायत शारी नहीं करूँगा, तो फिर वो कफ़ायत शारी नहीं होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने स्टेट के एक्सपेंडिचर्स को कट करना है। कॉन्फ्रेंस में कहा है ना कि जो दफातर हैं सरकारी, उनमें तो एसी पहले बंद करें, उससे भी बचत हो जाएगी। हमारी 8 बजे आप बंद करवा रहे हैं। देखें, मैं ये कहता हूँ कि स्टेट, देखें, आधा ग्लास खाली होता है पानी का, अब आपकी मर्जी है कि आपने आधा ग्लास खाली को प्रमोट करना है या आधा ग्लास भरे हुए को प्रमोट करना है। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या स्टेट ने आपको ये मना किया है कि सुबह 8 बजे दुकान ना खोलें? तो देखें, वी ऑल्सो हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स। हमें सुबह जल्दी खोलना चाहिए, शाम में जल्दी बंद करना चाहिए। हमें नेचर के पास आना चाहिए, स्टेट को अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहिए। अगर हमने फ्यूल की बचत करनी है तो हमें सोलर को प्रमोट करना चाहिए, हमें उस पे सब्सिडीज देनी चाहिए, हमें नेट मीटरिंग के रेट को बढ़ाना चाहिए। यही तो मसला ना काशिफ साहब के सोलर पे जब होना शुरू हुए लोग, तो उसके ऊपर टैक्सेस इतना ज़्यादा लगना शुरू हो गए हैं और एलसीज फिर बंद हो गई हैं, तो फिर लोग क्या करें? देखें, बात ये है, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि हमें ऐसे एवेन्यूज़ को क्रिएट करना है। एज वी आर डिस्कसिंग, हमने तो फ्यूल की बचत करनी है ना। फ्यूल की बचत ऐसे भी हो सकती है, दूसरे ममालिक में और ऑड और इवन नंबर की गाड़ियों के चलने से भी होती है, दूसरे ममालिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी होती है, दूसरे ममालिक में इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स की कार्ड्स भी नहीं होती, दूसरे ममालिक में सैटरडे भी ऑफ होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस जिस पे अब अगर आप सिर्फ ये कहें कि हम सिर्फ ताजरों की दुकानें बंद करके रात 8 बजे
हम बिजली की बचत करेंगे, मैं इसको ज़रा गैर मुनासिब समझता हूँ। लेकिन फिर हमें स्टेट की बात माननी चाहिए, लेकिन उन तमाम एवेन्यूज़ और उन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को हमें लेकर चलना चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए जिस तरह हम कर सकते हैं, ताकि हमारा फ्यूल बचे। और देखें, हम हाइडल से बिजली प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? अगर विंड से बिजली हम क्यों नहीं विंड से प्रोड्यूस नहीं बिजली, करते? हम लाइन पानी से क्यों नहीं करते? Exactly, लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइन के कोयले से लॉसेस, क्यों नहीं करते हम? देखिए, और वो भी बाहर से हमें मंगवाना पड़ता है। नंबर ऑफ एवेन्यूज। तो मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि हमें दुकानों को 8 बजे बंद करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ और जितने ऑप्शंस हैं उनको क्यों नहीं यूज को भी करते हैं? कंसीडर यूटिलाइज करें क्यों नहीं करते हैं? और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। प्राइम मिनिस्टर साहब आकर अपील करें ना अच्छा। कि भाई हमें मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में है, IMF पैसे नहीं दे रहे, बजट को पूरा करना है, आपके ऊपर लगाना है। अगर हम यहाँ कट लगाएंगे, मैं कट लगा रहा हूँ, स्टेट कट लगा रही है, हमने जितने MNAs MPAs हैं उनकी तनख्वाहों को बंद कर दिया है, हमने जितने फ्री यूनिट्स देते थे, लेस्को, वापडा, लेस्को, गाड़ियां उसको जो बंद दी कर हुई दिया है, थी, फ्यूल जो दे रहे थे उनको बंद कर दिया है, प्रोटोकॉल की गाड़ियां बंद हो गई हैं। तो पहल हम कर रहे हैं, अवाम भी साथ आए, तो क्यों अवाम और साथ ऑब्वियसली नहीं जब आएगी? अवाम को ये चीजें होती हुई नजर आएंगी तो अवाम भी अपने जो है देखें, हमारा खर्चे कम फायदा करेगी, है, हाँ। हमारा फायदा है, ये स्टेट का फायदा नहीं है, True. अवाम का फायदा है। अगर अवाम को बिजली मिलेगी, अवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। अब देखें, अगर स्टेट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि स्टेट ने रशिया से ऑयल खरीदा है। अब जब आप रशियन ऑयल लेंगे तो अल्टीमेटली वो सस्ता होगा, जी। तो उसे पास ऑन करना चाहिए, उस बेनिफिट को। तो अगर स्टेट उन बेनिफिट्स को, जो कि और बहुत से बेनिफिट्स जो कि अवाम चाहती है, अगर अवाम देगी स्टेट, तो अवाम साथ देगी, आप अवाम साथ देगी। बिल्कुल ये ऐसे है कि दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान जो है ना वो स्टेबल हो सकेगा। और कल बजट आने वाला है जनाब, उस पर बात की है कि अवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है, IMF से पैसे किस तरह मिल सकते हैं, या ख़ुद हम किस हवाले से कोशिशें करके बेहतर सूरत हाल बना सकते हैं। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने। तो जनाब, मेकअप और मौसम दोनों का आपस में आपको पता है बड़ा ही गहरा ताल्लुक होता है, और दुनिया भर में ख़वातीन मौसम की मुनासबत से लिबास पहनती हैं और मेकअप भी करती हैं। और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो जहाँ पर हमारे खाने पीने की चीज़ें चेंज हो जाती है, कपड़ों की कलेक्शन चेंज हो जाती है, वहीं पे मेकअप ट्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं। और अगर आप उन मेकअप ट्रेंड्स के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो आप जनाब ट्रेंडी नहीं लगते हैं। और आपको पता है कि मेकअप कपड़े और जेवर कहा जाता है कि औरत की जीनत होता है और जो उसके हुस्न को मज़ीद निखार देता है। तो ख़वातीन होती हैं जो ख़रीदारी के वक्त अपने मेकअप के हवाले से सामान लेना कभी भी नहीं भूलती है। लेकिन ये हमने याद रखना है कि हमारी स्किन टाइप किस तरह की होनी चाहिए, उस पर किस तरह का मेकअप सूट करता है, किस तरह का मेकअप हम लोगों ने यूज़ करना है। गर्मियों में ख़ास करके हमारी रूटीन किस तरह की होनी चाहिए, मेकअप के ट्रेंड्स किस तरह के होने चाहिए। अगर हमारी बेस केकी हो जाती है तो उसको किस तरह हम सेट कर सकते हैं। तो आज ये तमाम तर हम टिप्स लेंगे आज की हमारी गेस्ट से कि हम लोग गर्मियों में अपने मेकअप को किस तरह फ्लॉलेस बना सकते हैं, किस तरह फ्रेश रख सकते हैं। तो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में सद्दफ जवाद मौजूद हैं जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और आज हम उनसे ब्यूटी टिप्स ही लेंगे। तो सदफ, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सदफ, जैसे मैंने बात की कि गर्मियाँ आती हैं, ये मौसम चेंज होता है तो हमारे कपड़े भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं, हमारा फैशन ट्रेंड चेंज होता है तो हमारे ब्यूटी टिप्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है आजकल ब्यूटी ट्रेंड में, क्या क्या चल रहा है, मेकअप ट्रेंड्स में क्या क्या चल रहा है आजकल? मेकअप ट्रेंड आजकल इज़ वेरी वर्सटाइल। ओके, इट इज़ नॉट कि जो आप एक जैसा वन शेड मेकअप, हाँ जी, वो इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग, बट देन यू डोंट हैव टू यू नो फॉलो इट कि अगर आपकी अब यू हैव टू फॉलो योर स्किन टोन। ओके, so you should be comfortable in doing that. So trendy makeup daytime के लिए it's different. It is okay, lighter and it is not layered. Sunscreen is a must. सही। तो sunscreen जो foundation है, it is a mix of sunscreen and tint. Okay. So tinted sunscreens are the most trending, so, especially for daytime. Even
रात को भी, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग ऑन शूट्स या शादियों पे जा रहे हैं तो द लाइट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जी जी। so you have to protect your skin. So tinted sunscreens, they are the most trending. They are the most in thing. अच्छा, जैसे एक तो शादियों वाला मेकअप हो गया, एक कैजुअल मेकअप हो गया, एक अगर हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो एक वो भी ट्रेंडिंग मेकअप होता है कि आपने जैसे आपने बात की कि टिंटेड सनस्क्रीन लगा ली, उसके ऊपर हम लोगों ने भी पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्लशन लगाया, आई मेकअप किया और हम लोग चले गए। बट अगर थोड़ा सा हैवी मेकअप करना है, जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है, वेडिंग सीज़न है, तो उसमें गर्मियों में ख़ास करके केकी बेस हो जाती है, यहाँ पर कहीं से क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं बेस के, तो वो जो ब्राइड्स होती हैं बड़ी शिकायत करती हैं कि लाफ लाइन पड़ गई, उसमें क्रैक आ गए, तो किस तरह फ्लॉलेस बना सकते हैं खास करके बेस को? बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट इज विद स्किन प्रिपरेशन. ओके. If you know, you shower and your hair should not be oily. Okay. Because if you have oily hair और या फिर बालों में बहुत product लगा लिया है, तो it will show on your makeup as well, on your skin as well. So your skin should be well prepared and moisturized, and not every skin needs a primer. Okay. So if you can skip, especially in summers, because you know that you're moisturizing your skin and then you are putting a primer on it. But if you have a good skin, अगर pores ज़्यादा नहीं है, तो you can skip that layer. अच्छा. So less layering makes a फाउंडेशन लेस केकी. ठीक है. लेकिन किस तरह, मतलब आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आई हुई हैं, बहुत से लोग ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड करते हैं, बहुत से उसको ब्रशेस के साथ ब्लेंड करते हैं, और डिफरेंट टेक्निक्स हैं आजकल. टिकटॉक पे भी बहुत से लोग उसको ट्रेंडिंग को देख रहे होते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, तो किसके साथ ज़्यादा बेहतर जो है बेस बन सकती है? अगर तो आपकी स्किन पिगमेंटेड है, ओके, तो फिर तो आपने फाउंडेशन से पहले आपने करेक्टर भी यूज करना है. ठीक है. सो इफ यू आर यूजिंग अ कलर करेक्टर, then you have to use a foundation with sponge and a brush. Okay. Because you have to press the foundation on your face. क्योंकि if you don't press and if you blend, the corrector would go away. And the corrector colors are stronger than your skin tone. जी जी. तो वो फाउंडेशन के कलर में मिक्स हो जाएंगे. And it won't show the required foundation, the color of your skin. लेकिन अगर आपकी skin pigmented नहीं है and you think you're the best judge, and if you think you can skip the color corrector, then you can apply the foundation like a moisturizer. फिर कोई स्पॉन्ज और ये ब्रश की ज़रूरत नहीं है. मॉइस्चराइज़र किस तरह, जिस तरह we put foundation in our palms. Water based foundations are very good for summers. Okay. Liquid foundations are very easy to blend. Yeah. So you put foundation on your palm, blend it well with both your hands, and then put it like a moisturizer on your face. Okay. That works well. But that only works well if you have not layered your skin with the corrector. ठीक If है. you have already layered your तो skin फिर with the आपको corrector, स्पॉन्ज या उसके साथ करना फिर पड़ेगा. आपको ब्रश और स्पॉन्ज के साथ, because then you have to do it as a press motion. जी, ना? जी. फिर आपने यू मॉइस्चराइजर की तरह या ब्लेंडिंग नहीं करनी. Then you have to press the foundation. Okay. The best thing is that first you put the foundation on with the finger or with the brush, and then you kind of blend it. End का वो होना चाहिए, स्पॉन्ज को सिर्फ प्रेस करना है. ठीक है. Because sponge gives a smooth finish. फ्लॉलेस एक बड़ी, हाँ. जी, and it takes away the excessive foundation from your face. अच्छा, पाउडर के बारे में आजकल पाउडर भी बहुत हो रहा है कि किस तरह का पाउडर लगाना चाहिए, और जब हम ज़्यादा पाउडर बेस के ऊपर लगाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा केकी लुक देता है. तो कहाँ कहाँ पर पाउडर लगाना चाहिए हमें? आजकल की जो फाउंडेशन है, हाँ. अगर तो इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ गुड पिगमेंटेड फाउंडेशन, तो उसमें आपको यू डोंट नेसेसरली नीड अ पाउडर. अच्छा. जी.
पाउडर हम स्किप कर सकते हैं, बिकॉज पाउडर जो है वो ज़रा ड्राई इफेक्ट देता Exactly, है, हाँ. और समर्स में तो ज़्यादा इट टेक्स फाउंडेशन अवे फ्रॉम योर फेस, क्योंकि पाउडर में जब आपको व्हेन यू स्वेट तो यू वुड लाइक टू पुट सम यू नो किसी टिश्यू पेपर से थोड़ा जी, साफ जी, करने जी. की कोशिश की, तो वो जो तो वो फिर दैट ब्लेंडिंग वो डिस्टर्ब हो जाती है. So if you are using a foundation that is pigmented and that sticks to your skin well, तो और फिर आप ये स्किप कर सकते हैं फिर powder. आप पाउडर स्किप कर सकते हैं. और इंटैक्ट कैसे रखें, जी, जी. फिर सेट कैसे करें, Exactly, हाँ. उसके लिए आजकल बहुत अच्छे स्प्रेज आ चुके Setting हैं. sprays आ चुके सेटिंग हैं, स्प्रेज. हाँ. तो सेटिंग स्प्रेज आई बिलीव इज अ बेटर ऑप्शन देन फेस पाउडर्स. ओके, तो वो फिर जैसे ही हम लोगों ने बेस लगाए तो उसके बाद सेटिंग स्प्रे कर ले और उसके बाद बाकी ब्लश ऑन और वो बाकी चीज़ें लगाएं. सेटिंग स्प्रे के बाद अगर आप ब्लश ऑन्स लगाएंगे ना, तो वो सेटिंग स्प्रे क्रैक कर जाएगा आपकी फाउंडेशन में. नो Okay. मैटर, हाँ जी, आई नो इट टेक्स टाइम सेटिंग स्प्रे को भी Dry करने के ड्राई लिए, करने हाँ, में air टाइम dry लगता करने के लिए है. वो भी, जी, हाँ. जी. लेकिन इट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू पुट द ब्लश ऑन फर्स्ट एंड देन एंड में आप सेटिंग आप स्प्रे उसको करें. सेटिंग स्प्रे मतलब पूरा आप अपना मेकअप कर लें और उसके बाद उसको सेटिंग स्प्रे के साथ सेट कर लें और आप लोग जो है पाउडर को स्किप कर सकते हैं अगर आपको शाइनी और ग्लोई मेकअप चाहिए. तो आईज का मेकअप आजकल बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड चल रहा है, बहुत ज़्यादा शिमर्स और ग्लिटर्स आजकल चल रहे हैं और न्यूड लिप्स चल रहे हैं, तो ब्राइड्स में भी ये कर सकते हैं. जो शिमर्स और स्पेशली ग्लिटर्स हाँ हैं, जी. वो सिर्फ आपको ब्राइड्स में ही करने चाहिए. ठीक है. या लेकिन ब्राइडमेड्स में भी साथ हो रहे होते या हैं. बिकॉज ग्लिटर क्योंकि ब्राइड्स का जो मेकअप होता है उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ फिक्सर्स Yeah, और उसमें हाँ. बहुत लेयरिंग होती हाँ है. जी. तो वो अ ब्राइड यू नो कैन कैरी वेल, क्योंकि ब्राइड को इतना यू नो इट्स अ बिग डे, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगना चाहिए उसे. डिफरेंट लगना चाहिए. लेकिन अगर आप नॉर्मली भी ग्लिटर कर लेंगे तो फिर ब्राइड्स में और उसमें यू नो फर्क एक नहीं बैलेंस रहेगा, हाँ. नहीं, हाँ जी, रहेगा. सो ग्लिटर से बेहतर ऑप्शन है शिमर्स. ठीक So है. if you like to add a little shimmer to your eye shades, Eyes, हाँ. but the best thing is कि you layer it on the socket, ठीक है. not Okay. above the socket. Above the socket से आपकी वो पूरी eye shape जो है वो फर्क कर change हो सकती जाती है. है. अगर आप लोगों की डिफरेंट आई शेप्स होती हैं, that does not suit every eye shape. puffy eyes होती हैं, हाँ. droopy eyes होती हैं, उन पे अगर आप शिमर अबव द सॉकेट लाइन लगाएंगे तो वो और पफी लगेंगी. ओके. जी. सो यू कैन ऐड शिमर, अच्छा लगता है, बट ओनली ऑन द सॉकेट ऑफ द ओनली ऑन द आईलिड्स. तो आपकी स्पेशलिटी किस मेकअप के अंदर है, ब्राइड्स में या फैशन के मेकअप के अंदर? बिकॉज दोनों में डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा. बहुत डिफरेंस है. मैंने आई हैव लर्नड ऑल द ब्राइडल एंड द एडिटोरियल एंड द अच्छा. मीडिया, बट स्पेशलाइजेशन मेरी मीडिया मेकअप में ही है. ओके. द फैशन, द टीवी, यस. और उसमें तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नो मेकअप लुक यूज़ होती है. बिल्कुल. लेकिन क्या उसमें मेकअप भी यूज़ होता है? बिकॉज सारे कहते हैं कि उसमें लेस मेकअप होता है लेकिन मेकअप होता सारा है, लेकिन नो मेकअप लुक फिर कैसे आ जाती है? मेकअप सारा होता है, हाँ. मेकअप बल्कि ज़्यादा होता है. रियली? जी, बिकॉज आपने इस तरह का एक तो मेकअप बहुत अच्छा यूज़ होना चाहिए, ओके. क्योंकि दैट वुड शो लेस, दैट वुड लुक लेस केकी. अगर लेस केकी होगा तो इट हैज़ टू बी अ गुड प्रोडक्ट. ओके. एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर स्किन एज वेल. स्किन प्रेप होनी चाहिए. उसमें जो कलर है ना, इट इज़ द टिंट दैट इज़ लाइटर. ठीक. जिस तरह नो मेकअप लुक और ये जो आप मीडिया मेकअप कह रही हैं, उसमें और तो उसमें द टिंट इज़ लाइट. द टिंट हैज़ टू बी लाइट. द मेकअप इज़ वेरी मच देयर, लेयरिंग भी है, मेकअप भी ज़्यादा अच्छा. है. यस, बट द टिंट मतलब लाइट मेकअप है, डार्क लिप्स नहीं है, हैवी ब्लश ऑन्स नहीं है. ब्लश ऑन्स हैं हाँ. बट दे आर नॉट वेरी ब्राइटर.
you know, and the eye shades are not very bright on side, and no makeup look में it is less flaring and smoky eyes, जिस तरह लोगों को बहुत शौक होता है और लोगों को, कुछ लोगों को बहुत सूट भी करती है। जी जी एग्जैक्टली। तो नो मेकअप लुक में स्मोकी आईज नहीं होती। सो द कलर इज माइल्ड ह्यूज, बट इट इज़ वेरी मच देयर। ठीक है जी, ये समर के ट्रेंड्स के हवाले से हमने बात की है कि किस तरह के मेकअप ट्रेंड्स समर्स में होने चाहिए, आपकी जो टेक्निक्स हैं मेकअप करने की वो किस तरह की होनी चाहिए, आपकी जो बेस केक की हो जाती है उसको किस तरह आप सेट कर सकते हैं, और नो मेकअप लुक के हवाले से भी हमने बात की है कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। सदफ जवाद ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। सदफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड हमें बड़ी अच्छी टिप्स आप दे के जा रही हैं। और जनाब इसी तरह आपने अपने समर का मेकअप करना है ताकि वो फ्लॉलेस लगे और फ्रेश भी लगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं और प्रोफेसर अहमद हमाद साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं और उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। अचानक मुसन्नफ़ के कमरे से टाइपराइटर की आवाज़ आना बंद हो गई। मुलाजिमा ने बेताबी से उजलत में अपने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खोला और दीवाना वार भाग कर मुसन्नफ़ की मसहरी के करीब पहुंची। वो उस आखिरी कहानी को जल्द से जल्द पढ़ना चाहती थी जो उसका मालिक बरसों से अपने दिल में छुपाए रहा। उसने टाइपराइटर के अंदर लगा हुआ सफ़ा देखा तो वो बिल्कुल सादा था, उस पर कुछ न लिखा था। वो समझी शायद मालिक ने यह सफ़ा टाइप ही नहीं किया। जब उसने दाएं तरफ रखे हुए सफ़े देखे तो वो भी तमाम सादा थे। उसने परेशान होकर इधर उधर देखा लेकिन उसको कोई ख़ास बात नज़र न आई। अचानक उसकी नज़र टाइपराइटर के अंदर पड़ी तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि कल रात वो टाइपराइटर की सफाई करते हुए उसमें रिबन लगाना भूल गई थी। ये खूबसूरत कहानी एडगर एलन पो की है और इसका नाम है आखिरी कहानी, और इसका तर्जुमा किया है अहमद सुहेल ने। और कैसा अच्छा तर्जुमा, आपको कहीं से महसूस हुआ कि ये तर्जुमा है? इसको हम कहते हैं तबाज़ात तर्जुमा, जिस पे हकीकत का गुमान हो। और ये लिया कहाँ से है? आलमी अदब के उर्दू तराजम। आलमी अदब के उर्दू तराजम, ये 50 कहानियाँ हैं पूरी दुनिया की बेहतरीन लिखारियों की, और इसको इंतखाब किया यानी मुंतखब किया इन 50 कहानियों को और इस तरतीब से शाया किया यासिर हबीब ने। यासिर साहब हमेशा से अच्छा काम करते हैं और बुक टाइम कराची वालों ने इसको शाया किया। इस खूबसूरत मजमूए में आपको एक ही जगह पे 50 बेहतरीन लोगों की कहानियाँ मिलेंगी, जिसमें कि गोरकी की कहानी, एंटन शेखोफ की कहानी, नजीब महफूज की कहानी, और ये जैसे कि एडगर एलन पो की कहानी है, फिर ओक्टावियो पाज की कहानी, और हरमन हैसे जैसे शानदार आदमी की कहानी। आपने महसूस किया होगा कि इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो या तो देवता की सूरत इख्तियार कर चुके हैं अफसाने की या नावल की, या फिर वो नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं। तो अभी जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई है उसका क्रक्स ये है कि एक मुसन्निफ़ कहता है कि मैंने ज़िंदगी में हज़ारों कहानियाँ लिखी हैं और मुझे पता चल गया कि कल मेरी मौत वाक़या होने वाली है, तो मैंने अपने आप से अहद किया था कि मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो मैंने अब तक नहीं लिखी, और वो चौंका देगी लोगों को। और वो चूँकि कहानियाँ लिखते 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 नाबीना हो चुका है, मिनिएचर आर्टिस्ट की तरह, जैसे कि उरहान पामोक के नावल के जो किरदार हैं वो नाबीना हो जाते हैं माय नेम इज़ रेड में, इसी तरह ये राइटर भी नाबीना हो चुका है। और क्या होता है कि वो कहता है चलें कोई बात नहीं, मैं नाबीना हूँ, टाइप राइटिंग पे टाइपिंग कर लूँगा, जैसे ब्रेल पे हम जो हमारे जो नाबीना हजरात हैं, ख़वातीनो हजरात, वो कर लेते हैं। तो मुलाजमा से कहता है कि आज साफ़ कर दो ज़रा टाइपराइटर में, ज़िंदगी की आखिरी वो कहानी लिखना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं किसी को सुनाई। तो जब वो लिखता है तो आपने सुन ही लिया कि क्या होता है आगे, कि वो रिबन लगाना भूल जाती है। राइटर सारी रात टक 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 टाइप करता रहता है, रोता रहता है हिचकियों के साथ, कभी रुकता है, कभी आंसू पूंछता है और बिलाखिर मर जाता है। सुबह उठ के मुलाजमा देखती है
तो कुछ भी नहीं टाइप हुआ होता, क्योंकि टाइपराइटर तो चलता रहता है लेकिन उसमें रिबन नहीं है। कागज़ भी भरते रहते हैं लेकिन रिबन नहीं है। अब वो रिबन उस नाबीना को कैसे नज़र आता कि वो नहीं है। तो इस तरह की कहानियाँ, इसमें फिर नजीब महफूज की कैदी की वर्दी बड़ी दिल गुदाज कहानी है, हैरत अंगेज़। इसी तरह 26 मजदूर और एक दोशीज़ा गोरकी की कहानी है। फिर दोस्तोयेव्स्की की कहानी एक मुज़क्का खेज़ आदमी का ख्वाब, हैरान कर देने वाली। आप इसके, मैं गारंटी करता हूँ कि आप इसके जादू से निकल नहीं सकेंगे। हरमन हैसे की जो शायर हिकायत है वो ऐसी शानदार है कि आप बार बार पढ़ने को आपका दिल चाहता है। इसी तरह भेड़िया, उसने भेड़ियों के रवैयों का ऐसा मुताला किया है कि लगता है कि वो माहिर हैवानात है। तो एक अजीम अदीब इसी तरह ही होता है। अभी मैंने तारड़ साहब की बात कुछ देर पहले हम कर रहे थे, तो उसमें भी यही था कि वो पखेरू के बारे में, परिंदों के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि हैरत होती है। तो गोया कहने का मकसद ये है कि इसमें बहुत शानदार कहानियां हैं। बस आखिर पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो तर्जमा करने वाले लोग हैं, खुर्शीद रिजवी, मंटू, सत्तार ताहिर, वजात मसूद और इब्ने इंशा, आसिम बट, अजमल कमाल, आसम बख्शी और आसफ फर्रुखी जैसे लोगों ने इन कहानियों के तर्जुमे किए हैं। ये आपके लिए तोहफ़ा है। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया और इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।